नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस प्लस हिंदी के हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। आपको बता दें कि एग्ज़ाम से पहले जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करता है उसी का नंबर अधिक आता है। सेट प्रैक्टिस का एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें प्रश्नों के साथ साथ हम उस प्रश्न का व्याख्या भी करेंगे। व्याख्या करने से ये फ़ायदा होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। जब उस टॉपिक से प्रश्न आए आपके एग्ज़ाम में तो आप 100% उसे सॉल्व कर पाएँ। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक लगातार हम प्रीवियस ईयर के हल प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्लैक पैंथर। आपको बता दें कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सली से लड़ने के लिए ब्लैक पैंथर नाम के वहाँ पे एक विशेष बल का गठन कर रहा है। तो आप इसका डिटेल देख लीजिए यहाँ पर कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को एक विशेष नक्सलवाद विरोधी बल ब्लैक पैंथर प्रदान करने जा रही है, जो आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रे हाउंड्स, आंध्र प्रदेश में एक चर्चित ग्रे हाउंड्स है जो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देती है जवानों को। तो ग्रे हाउंड्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशिक्षित कमांडो फोर्स होगी। कोबरा सीआरपीएफ का एक विशेष बल है। और आपको बता दें कि कोबरा जो सीआरपीएफ का एक विशेष बल है वो भी छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाती है। तो विशेष बल है जो जंगलों में लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित रहते हैं। साथ में जो आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड्स एक विशेष पुलिस बल इकाई है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद विरोधी अभियान में माहिर है। ये प्रश्न नक्सल से रिलेटेड पूछा गया था। ज़रूरी नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश राज्य से ही प्रश्न पूछे जाए। अलग अलग राज्यों से जो प्रमुख फेमस क्वेश्चन है, फेमस घटना है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। क्या पूछा गया था कि भारत सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1972 में क्या किए गए थे? शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप शिमला समझौते से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए कि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। ये दोनों उस समय भारत और पाकिस्तान के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इससे कई प्रश्न बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस बार थोड़ा चेंज करके इस टॉपिक से प्रश्न पूछ दे कि शिमला समझौता किस तिथि को हुआ था, कब हुआ था, इसमें भारत के कौन प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। तो व्याख्या देखना अति आवश्यक है एग्ज़ाम के लिए। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर 4-5 साल के प्रश्नों का व्याख्या देख लेता है उसका 40% क्वेश्चन तो उसी से बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो 2018 में आपको बता दें कि लखनऊ में किया है। कहाँ पर? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार का पहला केंद्र है। इसका उद्देश्य सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंध में किए जाने वाले कार्यों में तीव्रता लाना है। क्योंकि जितनी तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें किस तरह से उस पर काम किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। इसीलिए आपको बता दें कि नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला जो चौथा प्रश्न पूछा गया था वो देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्ड
किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है फ्रांस से। किस देश से संबंध है? इनका संबंध है फ्रांस से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान प्रबंध निर्देशक क्रिस्टीना लागार्ड जो फ्रांस से संबंधित है, उन्होंने 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 11वें प्रबंध निर्देशक के रूप में पद संभाला और 6 जुलाई 2016 से उनका दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। आपको बता दें कि थ्रोम्बोसाइट्स के कारण ही यहाँ पर कोशिकाओं की जो खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के क्या होते हैं? गठन होता है। वो किसी कारण होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स के कारण होता है। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनी यानी मनुष्य रुधिर में ही पाई जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि कोशिकाएं पाई जाने वाली मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, ये गोल अंडाकार प्लेट के आकार की तथा केंद्रक अगला प्रश्न है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण अगला क्वेश्चन है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं का नाम क्या है? यानी इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही क्या होते हैं? रक्त में थक्के का गठन होता है। इसका यहाँ पर डिटेल देख लीजिए कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये गोल अंडाकार प्लेट के आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में क्या होता है? सहायता करना होता है। तो पीबीआई प्रश्न है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज के कारण ही क्या होता है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। इसका यहाँ पर डिटेल देख लीजिए कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसके युग्मज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? युग्मज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। समेकन यानी फ्यूजन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होती है। तो प्रति मिनट जो आम नागरिक है, आम व्यक्ति हैं, उनका जो नाड़ी धड़कता है वो प्रति मिनट कितना है? 60 से 75 बार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं उनका जो आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर 60 से 75 बार धड़कती है। इसका यहाँ पर डिटेल देख लीजिए कि हृदय के निलय विशेषकर बाएं विलय के संकुचन से रुधिर शरीर की धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिससे धमनियों में स्पंदन होता है। क्या होता है? स्पंदन होता है। जिन स्थानों पर धमनियाँ किसी करे भाग जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती है, ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर 60 से कितना बार धड़कता है? 75 बार धड़कता है। आप इसे पीबीआई प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक बार
ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे बताया गया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि उन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते। इनका प्रमुख उदाहरण बेकेलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है जो हल्का सा भी गर्म करने पर क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। अगला 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र क्या करता है? विसर्जित करता है। तो आपको बताती कि लगभग 1.8 लीटर मूत्र क्या करता है? ये इंसान विसर्जित करता है 24 घंटे में। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए कि एक सामान्य वयस्क मानव सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से 1.1 लीटर मूत्र क्या करता है? विसर्जित करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण और 2.5% यूरिया तथा 0.3 तक यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन व अमोनिया आदि पदार्थ भी क्या होते हैं? उसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैश को घोषित किया। तो योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, जो 2014 में क्या हुआ था? घोषित किया गया था। यहाँ पर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मानव को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को क्या किया? घोषित किया। और इसे पहली बार 21 जून 2015 को क्या किया? मनाया गया। तो कई प्रश्न बनते हैं, जैसे पहली बार योगा कब मनाया गया? योग दिवस तो 21 जून 2015 को। इसे मान्यता कब मिली? तो 2014 को यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको मान्यता मिली थी। ये सारे प्रश्न बनते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर डोइजी एंड डैम को क्या किया गया था? विटामिन के आविष्कार के लिए, खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा। एडवर्ड एडेलिवर्ड डोइजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। 1943 ईस्वी में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए, जैसे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के हेल्पफुल होता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज कब की गई? तो सारी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे के शंकरन नायर। कौन थे? के शंकरन नायर। इनके बारे में है कि के शंकरन नायर को उनके सहयोगियों के मध्य कर्नल मेमन के नाम से जाना जाता था। वह भारत के सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक भारतीय सिविल सेवक और राजनयिक और निर्देशक थे। वे वर्ष 1986 से 1988 तक सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त रहे। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मॉस नामक पुस्तक के शंकरन नायर की कृति है।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर मॉल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो इसके लिए जो एक साथ शक्ति प्रदान की गई वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, 122वां संविधान संशोधन 2014। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में दिसंबर 2014 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों पर मॉल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। ध्यातव्य है कि जीएसटी विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, यह 1 जुलाई 2017 से क्या हो गया? लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स। आपको बता दूं कि ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ताओं को अपने असली इरादे से गुमराह करता है। अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम अधिकृत की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्या है? संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए कि 16 वर्षीय सौरभ चौधरी एक युवा भारतीय निशानेबाज हैं। इन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में आयोजित एशियाई खेल 2018 की 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे केन, चंबल, बेतवा, कल्याणी है। तो आपको बता दें कि यमुना नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो आपका कल्याणी नदी है। बाकी बेतवा, केन, चंबल ये सभी यमुना नदी के सहायक नदी है। देख लीजिए कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से चंबल, केन, बेतवा नदियाँ प्रमुख है। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ये जौनपुर जिले में पाई जाती है, जिस मिट्टी में पोटास की क्या है? काफ़ी कमी है। यहाँ पर इसका डिटेल आपको बता दें कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र का जो हिस्सा है वो महोबा जिला है। कौन सा? महोबा जिला। यहाँ पर इसका डिटेल है कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये सारनाथ के संग्रहालय में क्या है? संग्रहित है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख है। यहाँ पर देख लीजिए कि सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में
क्या किया गया है, अपनाया गया है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजौक भुक्ती जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो ये था बुंदेलखंड। कौन जाना जाता था? बुंदेलखंड जय होटी या जेजाक भुक्ती के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि जेजाक भुक्ती या जय होटी एक वीर प्रसविनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश के आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वो पहली पत्रिका कौन था? वो था बाल बोधिनी। कौन था? इसका डिटेल बता दें आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। वीवीआई प्रश्न ध्यान रखिएगा। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे? इनका संबंध इटावा से था। कहाँ से था? इटावा से इनका संबंध था। आपको बता दें कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। किसके कार्यकाल में? शासनकाल में। तो अशोक के शासनकाल में। आपको बता दें कि महान सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद आयोजन 255 ईस्वी में पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी तथा आखिरी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये सारे वीवीआई पॉइंट्स, एक प्रश्न तो पक्का है इसमें से आना ही आना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ष 1935 में। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री उर्जित पटेल हैं, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 को पदभार क्या किया था? ग्रहण किया था। और आपको अभी पता है कि अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये है कथकली से रिलेटेड नर्तक है। फेमस चेम्माचोरी कुन्ही रमन नायर एक कथकली नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक है। कथकली मुख्य रूप से केरल का शास्त्रीय क्या है? नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि खाद्य और कृषि संगठन कोऑपरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का ये रैंक कौन सी है? तो इसमें विश्व स्तर पर भारत की रैंक तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कॉरपोरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक तीसरी है। भारत में महाराष्ट्र प्याज की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसे आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो वृद्धि का प्रतिशत था 9.8%। कितना था? 9.8%। इसका डिटेल देख लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत लगभग 9.8% था। भारत सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को तथा संयुक्त अरब अमीरात को करता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। कौन सा है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ था। अभी भी भाग तो 22 ही है, अनुच्छेद काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन मूल रूप से 395 ही है और अनुसूचियाँ कितना हो गया है? 12 हो गया है। ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। ये सभी प्रश्न VBI है, ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4 का संबंध मूल 4 के क का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते, ये अनुच्छेद 24 कहता है। इसका डिटेल में देख लीजिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खानों, कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर या काम के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी तथा बालक श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55 है। ध्यान में रखिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 55 है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित तथ्य निम्नवत है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 यहाँ पे है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और यहाँ पर अनुच्छेद 55 है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ये सभी VBI पॉइंट है, प्रश्न पक्का है, इससे आना ही आना है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति ब्रह्माभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का क कहता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ये सभी प्रश्न VBI हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के सभापति थे, उपसभापति थे? तो भारत में जो पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे? तो आप यहाँ पर देख लीजिए बलिराम भगत, MM अनंत श्यानम अयंगर, G लक्ष्मण। तो आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, M अनंत श्यानम अयंगर। आपको बता दें कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा है। ध्यान में रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचन करेगी। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। भारत में प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 के बीच सभापति कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर एवं प्रथम उपसभापति M अनंत श्यानम अयंगर थे। कई बार प्रश्न पूछा गया कि प्रथम कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। याद रखिएगा, VBI प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 का संबंध है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। इसका डिटेल देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति
इस समय वेंकैया नायडू थे, अभी कौन है, अभी चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट अगला था कि सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क है। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान, भूमध्य सागर तथा दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन एवं पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की देश है। सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है। बशर अल असद वर्तमान में सीरिया के क्या है, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। क्या है, क्यात। म्यांमार दक्षिण एशिया में स्थित भारत की पूर्वी सीमा से लगा एक राष्ट्र है। म्यांमार देश का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार की मुद्रा क्यात के नाम से जानी जाती है। वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी नायपीड़ा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो आपका है नाइजीरिया। कौन सा है, नाइजीरिया। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यहाँ पर देख लीजिए कि नाइजीरिया देश की सबकी सीमा पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून तथा उत्तर में नाइजर से मिलती है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस इसकी क्या है, राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पे है, कनाडा में सबसे अधिक है। यहाँ पे इसका डिटेल हम देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा एवं मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है वो है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान पर होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करके भरूच के आगे खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। ये शामिल है बाल विवाह से जुड़े हुए लड़ाई में। आपको बता दें कि प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई अभियान में शामिल है। वर्ष 2011 में कीर्ति भारती ने लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए साथी ट्रस्ट की स्थापना की। साथी ट्रस्ट अपने विकास एवं पुनर्वास मुद्दों के साथ बाल अधिकार, महिला अधिकार और बाल विवाह निषेध, बाल संरक्षण व महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर क्या करती है, कार्य करती है। तो अब मैथ का प्रश्न आ गया है, तो चलिए अब हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। अब हम हिंदी के प्रश्नों पे आ गए हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा गया देख लीजिए। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जब कोई कार्य होता है या करते हैं तो उसे क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप देख लीजिए, किसी कार्य को करने या बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि क्रिया मूल धातु है। जैसे पढ़ना, इस शब्द ने पढ़ धातु में ना प्रत्येक के योग से पढ़ना शब्द बना है। ये सारी डिटेल है, यहाँ पर देख लीजिए। क्रिया उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिसके उसे कार्य, व्यापार पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्रिया के घटित होने समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, याद रखिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। यहाँ पे देख लीजिए वर्तमान काल, जैसे आप यहाँ पे काल का देख लीजिए। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, या पढ़े होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हिंदी का पूछा गया कि संस्कृत भाषा में हिंदी बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहा जाता है तत्सम शब्द। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। इनके विकृत रूप से तद्भव कहते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द क्या है। कहे कि आवश्यकता के अनुसार जो शब्द हम बना देते हैं अपने गाँव देहात में, उसे देशज शब्द हो जाता है। जो विदेश से है वो विदेशज शब्द हो गया। और जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहा जाता है। सारे VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव शब्द है माथा। कहता है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मस्तक है, जबकि ग्राम, असुरु, सूर्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्रमशः गांव, आंसू और सूरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द, जो समान अर्थ बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आँख के पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, दृग, ये सारा है विलोम। जो उल्टा होता है विलोम शब्द क्या होता है? जो उल्टा होता है हिंदी में कुछ शब्द है विलोम शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनका अनेक अर्थ होते हैं, उनके अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, विलोम, समानार्थी, ये सभी। देखिए अग्रज का सही विलोम क्या होता है? तो अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अनुज। अग्रज मतलब बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा है। अग्रज का विलोम अनुज होता है, न कि लघु, छोटा और सूक्ष्म होता है। धन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब अंक होता है। धन का मतलब अर्थ होता है। क्या होता है? धन का मतलब अर्थ होता है। इसके अन्य अर्थ संपत्ति, योग आदि। जब अंक अर्थ का अर्थ अध्याय, चिन्ह, संख्या आदि होता है। धन का मतलब यहाँ पे अंक नहीं हो जाएगा, क्या होगा? अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है आत्मकथा। आप सुनते होंगे अकबर का आत्मकथा, बाबर का आत्मकथा, ये सारी चीज़ें अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द है क्या? आत्मकथा। VVI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो ये है अनाज। दूसरा अन्न मतलब शब्द में क्या होता है? अनाज। और अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा। ये छोटा सा अंतर कर दिया है, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्गुण शब्द में उपसर्ग है निर। क्या है? निर है, जो शुरू में लगता है उपसर्ग और लास्ट में लगता है प्रत्यय होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पूर्व या आदि में होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्द के कहाँ होता है? अंत में होता है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द का जो मूल शब्द है क्या है? वो खेल है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, खेल। स्वर संधि में किसका मेल होता है? देख लीजिए स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल जो विकार उत्पन्न होता है, जो शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पे अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। उन्होंने कहा जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा उसे कहाँ जाना है। उन्होंने कहाँ जाना नहीं है, क्या हो जाएगा? उसे कहाँ जाना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, तो इसे तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। क्रम वाच्य में प्रधान होता है, तो क्रम वाच्य में क्या प्रधान होता है? क्रम वाच्य में आपका कर्म क्या होता है? प्रधान होता है। क्रम वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी से आना है, इसी डिटेल से जो व्याख्या हम बता रहे हैं प्रश्न इसी में से आना है। आप इस बात को 100% ध्यान में रखें। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि उसे कहा जाता है
उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे किंतु, परंतु एवं अर्थात आदि अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विराम चिन्ह का नाम है, तो इस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रश्नवाचक कहा जाता है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया। विराम चिन्ह प्रश्नवाचक है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, ये सारी चीज़ें योजक चिन्ह है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी चीज़ों को एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष अर्थ कहा जाता है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि विलोम अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और पर्यायवाची शब्द अपना समान अर्थ क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा एक ही काम से 2 लाभ होना। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होगा कि एक ही काम से 2 लाभ होना। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होते हैं। यहाँ पर हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव है हास। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। हिंदी में अस्थायी भावों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस। आप सभी को ये ध्यान में रखिएगा। अब बस 9 रस होता है, इसे ध्यान में रखिएगा: वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलीय में कुल 6 चरण होते हैं। कुंडलीय विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, जो दोहा रोला छंदों को मिलाने से बनता है। इसे छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की रचना रोला में होती है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है? तो ये अनुप्रास अलंकार में होता है। किस अलंकार में होता है? अनुप्रास अलंकार में। अगला क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? यहाँ पे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। वर्ण या ध्वनि कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसे। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य। क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य। क्या हो जाएगा? आचार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? तो पुस्तक रखी है, इसमें क्या है? एक वचन है, क्योंकि पुस्तकें तो बोला नहीं है। क्या बोला है? पुस्तक रखी है। वाक्य में एक वचन है, जिनका बहुवचन होगा। पुस्तकें रखी है हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे घोड़ा लड़का बच्चा एक वचन है, घोड़े लड़के बच्चे क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट है कि शिक्षक अपना पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? इसमें आपको बता दें कि कर्ता कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले हैं अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में खाने का कार्य कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, इसके प्रकार हैं। यहाँ पे कारक देख लीजिए, 8 कौन कौन सा कारक है, ध्यान में रखिएगा इसे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसे आप ध्यान में एक बार देख के जाइएगा। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें नमक क्या है? विशेषण नहीं है। नमकीन विशेषण है, बर्फीला विशेषण है, पथरीला विशेषण, लेकिन ये विशेषण नहीं। नमक विशेषण नहीं, इसका विशेषण नमकीन होगा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। आप पढ़े होंगे। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो निहार महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री थी, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियाँ निहार, रश्मि, सांध्यगीत, छनदा इत्यादि, जबकि साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त, कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद और प्रिय प्रवास के लेखक हरिवंश जी की रचना। ये सारे VVI प्रश्न हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
यहाँ पर उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम, प्रतीक्षा, रसवंती, रेणुका आदि है। जबकि अज्ञेय की को कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय की रचना है, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया था, अज्ञेय को। यहाँ पर जो और प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसी गद्यांश को पढ़ के क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो आप एक बार इसे पढ़िएगा। इसे पढ़ने का मैं एक तरीका बताता हूँ जो आप ध्यान में रखिएगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, तो कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। और आप ना भी, कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पढ़ के ही आंसर जुड़ेंगे, नहीं, बिना पढ़े हुए भी आप अनुमान लगा के आंसर दे सकते हैं। जैसे कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, मोबाइल फ़ोन की क्या उपयोगिता है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वही खूब बातें करना, नेट का कुशल प्रयोग करना, पैसों का लेन देन करना, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से ये लग रहा है कि कहीं भी रह के आप अपने काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब है मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं पे क्या है, ऑप्शन नंबर संतोषजनक है, आरामदायक है, दुखद है, सुखकारी है, तो क्या हो जाएगा, दुखद है। क्या है, दुखद भी है। नेक्स्ट, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ के एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सीधा सीधा आप आंसर टिक लगाते चले जाएंगे। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, तो मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो उचित शीर्षक मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है तो मोबाइल फ़ोन ही होगा। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने को क्या होगा, बरतने से क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि लाभ होगा। क्या होगा, दिए गए गद्यांश के अनुसार मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने पर लाभ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लगातार सेट प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है। जो स्टूडेंट सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा उसी का मार्क्स ज़्यादा आएगा, उसी का मेरिट लिस्ट बनेगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।